अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, इस्टेब्लिशमेंट आखिर किस नतीजे पे पहुंची है? इस्तिस्ना और एक्सटेंशन लेने के बाद जो फील्ड मार्शल हैं उनका अगला टारगेट कौन है? बाज आ जाएं वरना तुम्हारी और तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बाज आ जाएं, हमें खुदे लाइन मत लगाएं, सियासत से आउट मत करें, डी चौक आएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। कोहाट जलसे के अंदर जिन जिन बातों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को जवाबात दिए गए, जो कुछ कहा गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा हाफ है कि इस्टेब्लिशमेंट किस नतीजे पे पहुंची है, क्यों पहुंची है, आगे क्या करने जा रही है, ये ज़्यादा अहम है और दूसरे हाफ में इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आपने जलसा देख लिया होगा, केपीके के अंदर ही जलसे हो रहे हैं चूँकि कहीं और इजाज़त नहीं है। इस दौर के अंदर साहिबो जहाँ मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे, अगर उसे इजाज़त मिल जाए तो उसका हाल अहवाल यही होगा। चूँकि पाकिस्तान के बेशतर अवाम जो हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनकी नीतियों और इरादों से बाखूबी जो है वो वाकिफ़ हैं। मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसे की इजाज़त दे दें या डी चौक आने की इजाज़त दे दें, इनको अवाम पाकिस्तान साबित करेंगे कि जिसे आप माइनस करना चाह रहे हैं वो माइनस नहीं है, वो हमारे दिलों के अंदर बसता है। कोहाट जलसे के अंदर बड़ी अच्छी तकरीर की सोहेल अफरीदी ने। शफी जान जो थे वो मेज़बान थे वहाँ के, शरियार अफरीदी भी थे, दिगर बेशुमार लोग थे जिनका नाम लेना एक तवील फहरिस्त है। अब कोहाट में बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें की गई, सोहेल अफरीदी ने सबसे पहले तो बताया कि हम तामीर और तरक्की के हवाले से, लाइन एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके हवाले से, जो हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर चीफ मिनिस्टर और ये सूबाई हुकूमत होते हुए वो क्या करेंगे, और फिर उसके ऊपर बाकी चीज़ों पे भी बात की गई। मैच्योर तकरीर थी, जज्बात भी थे, उसमें अखलाकी रवादारी भी शामिल थी और कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गए। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिबो फंसी हुई है बीच में। ये जो नई कमेटी बनाई उसमें एक तो ये 40 लोगों से 23 और 21 लोगों के ऊपर इसको लेके आए, मैच्योर लोग उन्होंने इसके अंदर रखे हैं। सुलेमान अकरम राजा साहब ने ये चीज़ें की हैं। अब इस कमेटी का जो नई बनी है उसका जो तरीक़ाकार है वो लगता है कि थोड़ा सा मफाहमती है। लेकिन कोहाट जलसे के अंदर जो बातें शफी जान ने और सोहेल अफरीदी साहब ने कही उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है। उन्होंने लोगों से पूछा आप क्या चाहते हैं? लोग कह रहे थे डी चौक और इमरान खान। सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम आएंगे, बार बार आएंगे और डी चौक भी आएंगे और इस बार कफन बांध के आएंगे, या खान होगा या फिर हमारी लाश मिलेगी। ये वो बातें हैं जो ना चाहते हुए भी उन्हें बयान करनी पड़ती हैं और ये वो जज्बात हैं जो दिल के अंदर छुपे हैं, ये वो नीयत है जिसको जाहिर किया जा रहा है और यही हकीकत है। शफी जान ने कहा कि हम गुजारिश करते हैं हमें दीवार से मत लगाइए, हमें रास्ता दीजिए, हमें सियासत करने दीजिए, ऐसे मत करें। और कहा कि डी चौक भी आएंगे और फिर ना वज़ीर आज़म हाउस ना सदर हाउस, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो इमरान खान को हम बचाएंगे। तो गुजारिश करते हैं ऐसा मत करें वरना DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। कहते हैं कि ये जवाब है जब सामने इतना बड़ा आवाम का जम्मे गफीर हो, आपकी नीयत, इरादे और गोल पहले से सेट हो, तो फिर जब आवाम को भी आप देखते हैं और उधर आपका लीडर भी जो है उसको जेल में देखते हैं, तो फिर आप अपने जज्बात का इजहार जो है वो कर दिया करते। मैं थोड़ा सा बता दूं सोहेल अफरीदी साहब ने इसके ऊपर क्या कहा। खबरें बहुत सारी हैं, तो अहम खबर जो है वो इरादे और नीयतें क्या हैं और क्यों ऐसे है, इसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कोहाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहते हैं कि रंदा फेर दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को कहता हूँ कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। कोहाट ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रंदा फेर दिया। मामले खुसूसी शफी जान। जुनेद अकबर ने कहा 26 नवंबर को तैयार नहीं थे, अब हम तैयार होकर आएंगे। इसका मतलब तो आप समझते होंगे, आप में फरौनियत आ गई है, आप में अक्ल नहीं, लोग आपसे नफरत करने लगे हैं, लोग आपसे डरना छोड़ रहे हैं। अवाम अक्सरियत हैं, ये 2 टके के मौलवी नहीं जो आपकी तारीफ़ें करेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेंगे अवाम उस पर लानत बेचते हैं। अगर गवर्नर राज लगाया तो आपने फौरी गवर्नर हाउस का घेराव करना है। जुनेद अकबर ने वहाँ जलसे में अपने लोगों को कह दिया और बिल्कुल ऐसे ही होगा।
آپ دیکھیے شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ نااہل حکومت عوام کے گلے کا پھندا. حکومت جو ہے مزید 5 روپے پیٹرول میں لیوی کی شکل میں ادا کرنے ہوں گے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. چاہے ان کے پاس گیس کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے، پچھلے سال حکومت نے پیٹرول کی لیوی میں 8 روپے یہ کہہ کر بڑھائی تھی کہ بلوچستان میں ان پیسوں سے سڑکیں بنائی جائیں گی. وہ سڑک نہ جانے کب بنے گی، کیوں نہیں بنی، جبکہ بجلی کے شعبے میں صارفین کو بجلی کی فی یونٹ پر 3 روپے 23 پیسے سرچارج ادا کر کے حکومت کی غلط پالیسیوں کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے. نون لیگ کی اصلیت کیسے صاحب کھل کے سامنے آ گئی. ہم قانون سازی کے لیے ISI کے میس میں جاتے تھے، ISI کے میس میں اپارا میں ہم قانون سازی جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے کرواتے تھے. اس ماحول میں کیا ہو سکتا تھا، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ملا کرتے تھے اور مستفید بھی ہوا کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کے لوگ ملیں تو وہ غدار جبکہ دوسری طرف والا ملے تو وہ ٹھیک. اس طرح کے جسٹس قوم مانا نہیں کرتی. سلیوٹ بیچتا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب کو، میں حیران بھی ہوں اور میں داد بھی دیتا ہوں. یہی کام جنرل فیض امید اور باجوہ نون لیگ کے ساتھ کریں تو ٹھیک، یہی کام جنرل فیض امید اور باجوہ عمران خان کے ساتھ مل کے کریں تو غلط. اور سزا تم الٹے لٹک جاؤ، جو مرضی کر لو، ننگے اور گنجے پہلے سے ہو چکی ہو. یہ عمران خان آپ اس کو 1000 سال کی سزا سنا دو، سزائے موت سنا دو، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور یہ جنرل فیض امید، یہ ٹوپی ڈرامے، یہ بکواس نامے آپ کو بند کرنے پڑیں گے اور آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. لیکن آپ کا اگلا منصوبہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. رؤف کلاسرا صاحب نے جو انکشاف کیا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. پاکستانی قوم اور بدنیتی کا کیسا تال میل. عجیب اور غریب. گزشتہ ہفتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے ریکارڈ مانگا گیا. 2008 سے اب تک 17 سالوں میں کتنے لوگوں نے اپنے نام فہرستوں سے نکلوا لیے اس وجہ سے کہ اب ان کی مالی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے یہ پیسے کسی اور کا حق ہیں. جواب ملا اب تک کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں آیا جس نے نام نکلوایا ہو. بھلا 2000 روپے ماہانہ ایک بندے کو دے کے یا 5000 کیسے اس کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے. یہ لوگ 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صنعتیں بند ہونے سے، صنعتی نظام نہ چلنے سے بے روزگار ہو چکے ہیں. ملین سے زیادہ لوگ یا ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ 10 لاکھ کے قریب بیرونی دنیا میں چلے گئے ہیں. اب اثاثے بیچ کے، ادھار لے کے، جائیدادیں بیچ کے لوگ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ ملک نہیں، وہ ریاست ماں جیسی نہیں، وہ ریاست چڑیل بن چکی ہے اور لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. اور جو وہاں پہ ہیں وہ اپنے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ چیزوں میں بہتری چاہتے ہیں. لیکن آج تک جس نے صاحب کوشش کی کہ ہم نظام کو ٹھیک کریں، سب کو مار دیا گیا. اس ملک کے اندر قاتل پہلے مرا اور مقتول بعد میں مرا. میں لیاقت علی خان کی بات کروں، یہاں فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، حسین شہید، سروردی، کس کا نام آپ لیں گے، بے نظیر بھٹو شہید. تو لہٰذا آج تک جو کھڑا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی کرتوتوں کے سامنے اسے کچل دیا گیا. لیکن یہ عمران خان ہے، کچلا بھی نہیں جا رہا اور زندہ بھی رکھنا خطرناک ہے. اب میں آتا ہوں اس موضوع کے اوپر صاحبوں کو، اسٹیبلشمنٹ کس نتیجے پہ پہنچی ہے، اس کے ارادے کیا ہیں اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جتنی نوکری موجودہ PDM کی حکومت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی ہے صاحبوں، ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. کرتے سارے رہے لیکن انہوں نے تمام حدیں پار کر دی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم، فارم 47، 27ویں ترمیم، استثناء دے دینا، 5 سال کے لیے کسی آرمی چیف کو دوبارہ سے لگا دینا، تاریخ میں پہلی بار اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، اور اوپر سے فیلڈ مارشل بھی آپ نے لگا دیا. یہ تو ریل شریف بھی چاہتے تھے فیلڈ مارشل بنائے، میاں صاحب سے بگاڑ ہوا. میاں صاحب بڑی ریاکشن والی سیاست گائے بگائے کرتے رہے لیکن آج ان کے سامنے الٹے لیٹ چکے ہیں. اب جب یہ سارا عمل ہو چکا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے الیکشن نہیں لڑا، وہ جیل میں ہیں. جماعت ٹوٹ گئی، بکھر گئی، نکھر گئی، انتخابی نشان لے لیا. انہوں نے بطور آزاد امیدوار جب الیکشن لڑا تو ثابت کیا ہوا، عمران خان پہلے سے مائنس ہو چکا تھا. کس کی طرف سے؟ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، الیکشن کمیشن، عدالتوں کی جانب سے اور فوج کی طرف سے. لیکن صاحب و تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ مائنس ہو جانے کے باوجود بھی عمران خان
प्लस होता रहा। उसने जेल से बैठ के इलेक्शन जीत लिया और अलग बात है कि फॉर्म 45 को 47 में बदल दिया और इन लोगों के तमाम के इरादे और नीतियों को खाक में मिला दिया और उन्हें ज़ेर किया। अब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बिलखसूस फील्ड मार्शल को जो चीज़ें इस्तिस्ना चाहिए थी मिल गई, एक्सटेंशन चाहिए थी मिल गई, आर्मी चीफ वो लग गए, फील्ड मार्शल वो बन गए। अब उन्हें इस हुकूमत से कुछ भी नहीं चाहिए, चूँकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह की ज़ात देती है। अगर इनके बस में होता तो वो भी लिख के दे देते कि आप भी नजूमियों को बुला के पूछें कि मैं ज़िंदा कैसे रह सकता हूँ फ़िरौन की तरह। अब जब इनसे उनको कुछ नहीं चाहिए तो ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है जो ये दे सकते थे हमने ले लिया, जो नहीं दे सकते वो हम इनसे ले भी नहीं सकते। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शन करवाया, इमरान खान को माइनस किया, ये सारी जमातें एक तरफ थी, वो फिर भी हार गए। आइंदा भी इलेक्शन करवाएंगे, सबको पता है इमरान खान उससे भी ज़्यादा सीटें लेगा, ये फिर हार जाएंगे। कौन? इस्टेब्लिशमेंट और उनके हवारी पीडीएम वाले लोग। अब जब सामने दीवार के ऊपर काली दीवार पे सफ़ेद कलम से लिखा हुआ है कि नतीजा क्या आएगा, तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ है? क्या वो फिर से धांधली ही करेंगे या क्या होगा? तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि जो चाहिए था वो मिल चुका है, लिहाजा मैं फील्ड मार्शल भी हूँ, सारी चीज़ें हैं, बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें। तो अखलाकी तौर पे भी तो अब्बा को शर्म आ जानी चाहिए ना कि बेटा वज़ीर आज़म और बाप सदर है, तो ये तो किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का जनाजा जो है वो तो निकल जाएगा। तो जरदारी साहब जो है वो खुद रिज़ाइन कर देंगे या उन्हें फील्ड मार्शल साहब को कहेंगे आप सदर बन जाएं, बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। बिलावल की आखिरी ख्वाहिश पूरी, फील्ड मार्शल की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी, सदर साहब घर चले जाएं और ये चाहते हैं कि हम यहाँ बैठ के कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जब तक इमरान ज़िंदा है हम इसी निज़ाम को, हाइब्रिड सिस्टम को सदारती निज़ाम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब कभी खान साहब दुनिया से चले गए या कभी खान साहब बूढ़े हो गए या कभी इमरान खान को अल्लाह की ज़ात के बाद ये जो आवाम की सपोर्ट हासिल है इससे जान छूट गई, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर जाके कभी छोटे मोटे इलेक्शन जैसे हम माजी से अब तक करते आए करवा लेंगे। अब ये जो फार्मूला है इसके ऊपर अगर आप देखें तो यकीनन काम शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर अब फिर आता हूँ पीटीआई के ऊपर। पीटीआई चाहे तो इस फार्मूले को नाकाम बना सकती है, जो कि अवाम पाकिस्तान तो ये नहीं चाहते। पीटीआई चाहे तो इस निज़ाम, ये जो फार्मूला है, इसको तवालत भी दे सकती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मफामत की सियासत की ऐसे वक्त में जब फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना हासिल है, 5 साल के लिए आर्मी चीफ हैं, 5 साल के लिए फील्ड मार्शल हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात का ढोंग रचाना ऐसे ही होगा, वो चाहे महमूद खान अचकज़ई करें या बाकी लोग करें, जो बेमनी होगा। और मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ कि मुज़ाकरात और चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब आपका अपर हैंड नहीं है, उनका अपर हैंड है। और अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया तो आप 25 साल पीछे जाएंगे, और अगर इन्होंने पहले वार कर लिया तो फिर आप वार करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बात करने वाली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जमाती सतह के ऊपर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवाम पाकिस्तान को मोबिलाइज़ करते हुए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। और यहाँ किसी इनकलाब के बगैर इनकी नीतियों और इरादों को अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई गर्क कर सकता है तो वो अवाम है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मफामती सियासत करेगी, कुछ और चीज़ें करेगी, किस तरफ जाएगी, क्या होगा। लेकिन यहाँ पे खेल कभी भी पलट सकता है। जिनसे जो कुछ चाहिए था वो मिल गया है, क्या पता कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ पींगें बढ़ानी शुरू करे और हालात को देखे। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म है कि ये जो इमरान खान नामी शख्स है ये जेल में बाज नहीं आता, तो अगर बाहर आ गया तो इसने हमें कभी सियासत के अंदर किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत नहीं करने देनी। तो ऐसी सूरत हाल की पेश नज़र कौन दिल में क्या सोच रहा है, किसके क्या इरादे हैं, कुछ तो आपके सामने रख दिए हैं। और इस अमल को कैसे रोका जाएगा, और क्या इमरान खान साहब जेल में ही सड़ते रहेंगे या उनको निकालने की कोशिश की जाएगी या कि मफामती सियासत की जाएगी। मगर आपको नीतियाँ और इरादे बता दिए हैं कि ये बात जाएगी कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाएँ। तो वैसे भी सुप्रीम हेड अब वो वही हैं, चाहे वो फ़ौज हो, तमाम इदारे हों फ़ौज के, नेवी, एयरफोर्स, चाहे सदर के इख्तियारात हों, इस्तिस्ना भी उनको मिल चुकी हुई है। तो ये पीपल्स पार्टी के हाथ में ज़्यादा गेम है। उसके बाद तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से एक चीज़ की तवक्को की जा सकती है, अगर ये और पीटीआई जो है और मौलाना फजल रहमान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी ये सारे मिल के एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं, तो नून लीग तो वैसे भी ना 9 में ना 13 में इस वक्त की जो सूरत हाल है, भले उनकी वज़ीर आला हैं, भले उनके वज़ीर आज़म हैं, तो ये कुछ चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन
یہ حالات اس نہج پہ چلے گئے ہیں صاحبوں کو یہاں واپسی کا راستہ نہیں ہے. ایک آپشن ضرور ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قومی کانفرنس بلائیں گے, اس کے اندر صحافی, بیوروکریٹس, تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی, اسٹوڈنٹس کو بلا کے ہم 8-10 دن جو ہے ڈبیٹ کروائیں گے اور اس کا حل نکالیں گے. لیکن جن سے حل نکالنا ہے ہاں اس میں فوجیوں کو بھی بلائیں تو شاید کوئی اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن فوج کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر یہ رواج ختم ہو جائے ایکسٹینشن والا, فیلڈ مارشل والا, استثناء والا, تو پھر تو چیزیں کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں نیت اور ارادے ٹھیک نہیں ہیں, اپنے مفادات کا تحفظ ہے. تو اس سارے عالم میں کیا ہوگا یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, یہ آپ بھی دیکھیے, اور اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک اپنی رائے ضرور دیجیے. اور گزارش کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کمنٹ کیا کریں, شیئر کیا کریں, چونکہ آپ لوگ ہی ہمارا اثاثہ ہیں. تو جلد انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.